नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और वो सीरीज़ है हमारी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक पॉलिटिकल साइंस की पहली पुस्तक, जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। जैसा कि हमने कल आप सभी से सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने आप सभी को बताया था कि आज से हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। तो सबसे पहले चैप्टर की बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे और सबसे पहला चैप्टर है हमारा संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस नए सीरीज की संविधान क्यों और कैसे की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये वीडियो की सीरीज़ होगी ये पूरा का पूरा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी हमारी। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक को कंप्लीटली ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें संविधान क्यों और कैसे में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यह है कि संविधान क्या है। संविधान को समझते हैं कि संविधान क्या है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि संविधान क्या है। संविधान से हम अपने शासन की तरफ ध्यान हमारा आकर्षित होता है, हमारा प्रशासन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। शासन और प्रशासन की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जो माइंड में हमारी पिक्चर क्रिएट होती है संविधान के नाम से, वो शासन और प्रशासन की होती है। इन दो पिक्चरों पे हमारा ध्यान जाता है संविधान के नाम से। लेकिन संविधान की एक्चुअल में परिभाषा क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं, जिसमें राज्य या देश कह लीजिए के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन करेगा। और जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या सर सभी देशों में लिखित संविधान होता है? क्या लिखित संविधान जरूरी है? सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये आती होगी कि सर ये लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान क्या होता है? तो दो चीज़ है कि क्या सभी देशों में लिखित संविधान होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये लिखित संविधान होता क्या है। तो सबसे पहली बात यह मैं करूँगा कि लिखित संविधान जो है वो हर एक देश में नहीं है। हर एक देश में नहीं है। लिखित संविधान जो है वो भारत में है, अमेरिका में है, कई देशों में है। लेकिन अलिखित संविधान भी कई देशों में है, और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लैंड है। जो हमारा इंग्लैंड देश है उसमें अलिखित संविधान है, यानी लिखा हुआ कोई दस्तावेज है ही नहीं, यानी कोई दस्तावेज नहीं है जिसे हम वहाँ पे संविधान कह सकें। बल्कि उनके पास ऐसे नीति निर्णयों का एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से हम संविधान कहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सर ये लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान को आप इस तरीके से समझिए, जो आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल साइंस, वो एक लिखित बुक है, यानी एक प्रिंट आउट बुक है। उसको हाथों से किसी ने लिखी होगी, किसी ने टाइप किया होगा, तब वह प्रिंट हुई होगी और तब जाके आप में वितरित हुई होगी। वैसे ही संविधान जो है वो एक लिखित संविधान इसलिए हम कहते हैं कि उसको हमारे संविधान सभा के अंतर्गत हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसको लिखा था, और साथ में संविधान सभा में एक मोटी पुस्तक जो है वो पड़ी हुई है राष्ट्रपति भवन में, जो कि संविधान के नाम से जानी जाती है।
और उस संविधान में हर एक ऐसे प्रावधान दिए गए हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश के नियमों के बाद चर्चा उस संविधान में, उस दस्तावेज में दिए गए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। फिर भी एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ कि संविधान है क्या। और सबसे सिंपल अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ संविधान की, तो संविधान वह दस्तावेज है या दस्तावेजों का वह पुंज है जो उन कार्यों करने का प्रयास करता है जिससे शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। या हम यह भी कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है, क्योंकि संविधान के द्वारा सिर्फ यही दो कार्य किए जाते हैं, शासन और प्रशासन चलाया जाता है संविधान के द्वारा। तो ये तो बात हो गई हमारे संविधान की। अब बात आती है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो संविधान जो है वो किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। संविधान किसी भी राष्ट्र या देश की बुनियादी पहचान होती है। बिना संविधान के कोई भी देश नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि बिना नियम के कोई भी देश या राष्ट्र दिशा विहीन हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देखिए कि आप कहीं, मान लीजिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में एक नियम है कि 8 AM to PM ये शेड्यूल है हमारे स्कूल का, लेकिन वहाँ पे आप उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पे ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि 8 PM to PM, तो वहाँ पे किस तरीके से बच्चे आएंगे? कोई तो आपका 7 बजे आ जाएगा, कोई 6 बजे आ जाएगा, कोई 9 बजे आएगा, तो कोई 12 बजे। और किस हिसाब से उनकी स्टडी करवाई जाएगी? अगर बिना नियम के कोई स्कूल चलाया जाएगा तो शायद किस हिसाब से उनकी स्टडी या सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। और वो जो स्कूल है वो एक अलग ट्रैक पर चला जाएगा। यानी जो एक नियम से कार्य हो सकता है और बिना नियम के वह कार्य बिल्कुल उलझा हुआ प्रतीत होगा। तो हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि एक दिशा में किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना नियम के कोई देश नहीं चलाया जा सकता, और उन्हीं नियमों के कारण हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के द्वारा तालमेल बढ़ता है। किसी भी देश में संविधान सदस्यों के बीच तालमेल को बढ़ाता है और उनमें विश्वासों को भी बढ़ाता है। संविधान के द्वारा जो है वो तालमेल बढ़ता है। तालमेल बोले तो अमीर गरीब का जो खाई है वह संविधान ख़त्म करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देखिए कि कुछ सरकार है, एक सरकार है, मान लीजिए एक सरकार है और उसके राज्य में कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ बच्चे हैं। तो सरकार के द्वारा ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे कि तीनों को लाभार्थ मिले, ऐसा नियम बनाया जाएगा। और इसी के द्वारा संविधान के द्वारा बनाया जाएगा जिससे कि वह तालमेल बढ़ सके आपस में। अब हम बात करेंगे कि संविधान में निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं होती हैं। इस पॉइंट को समझिए कि संविधान में निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं होती है, क्योंकि किसी भी देश में किसी निर्णय को लेकर मतभेद हो तो उस मतभेद को मिटाने का कार्य संविधान के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश में किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद हो तो उसको मिटाने का कार्य संविधान के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए कि हमारा देश एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर सभी की सोच अलग है,
अगर ए व्यक्ति सोचता है कि उसको पढ़ाई करनी है और बी सोचता है कि उसको कुछ कार्य सीखना है, तो ए और बी में डिफरेंस आ गया। ए और बी में डिफरेंस आ गया क्योंकि इन दोनों की जो सोच है वो विविधताएं भरी हैं। अब उनके बीच का जो मतभेद है, जो एक जो कह रहा है मुझे पढ़ाई करनी है और जो बी जो कह रहा है मुझे कार्य सीखना है, ए और बी के मतभेद को मिटाने का कार्य जो है वो संविधान करेगी। संविधान में निहित है कि 14 साल से पूर्व कोई भी बच्चा किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, यानी बी वाले व्यक्ति को 14 साल की उम्र तक स्टडी करनी ही पड़ेगी। और जो ए वाला व्यक्ति है, अगर उसकी आयु 14 से अधिक हो गई है तो वह कार्य करना सकता है और कार्य कर सकता है। तो यानी निर्णय को लेकर जो मतभेद है, उस मतभेद को मिटाने का कार्य भी संविधान के द्वारा किया जाता है, क्योंकि संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान भी यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, और साथ में संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो ये तो था हमारा पार्ट 1 वीडियो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक पार्ट में ना सही तो 2 पार्ट में बन जाएगी, लेकिन वीडियो समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी मेरा मकसद पूरा हो पाएगा इन सब वीडियो को बनाने का। क्योंकि जो 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वह नींव का कार्य करती है। अगर यह पुस्तक आपने पूरी सही तरीके से पढ़ ली तो शायद आपकी नींव जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपकी जो बिल्डिंग है वो एक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने अपनी नींव को सही ढंग से नहीं किया तो शायद आपकी बिल्डिंग जो है उनमें झटकों के संभावनाएं रहेगी, झटके आएंगे भूकंपों के। तो मैं आशा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, और एक बार ना समझ में आए 2 बार देखें। 2 बार समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने 11th क्लास की NCERT की बुक आपने सही ढंग से पढ़ ली तो शायद आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। तो आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को देखेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। और इसके साथ धन्यवाद। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।